अस्सलामुअलैकुम। आज हम तारीख के एक बहुत अहम और शायद मुतनाज़ा बाब पर बात करने जा रहे हैं, 1967 की 6 रोज़ा जंग। वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, ये एक ऐसी जंग थी जिसने सिर्फ 6 दिन में मशरिक़ वस्ता का आप कह सकते हैं जोग्राफियाई और सियासी नक्शा ही बदल डाला। सिर्फ 6 दिन में इसराइल ने 3 बड़ी अरब अफवाज यानी मिस्र, उर्दू और शाम को शिकस्त दी। ये एक ऐसी फौजी कामयाबी थी जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। तो आज हम जरा तफसील से समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब कैसे हुआ, ये इतनी तेज, इतनी फैसला कुन फतह आखिर मुमकिन कैसे हुई। बिल्कुल, और इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, यानी 1967 से पहले के हालात को देखना होगा। देखें, 1948 की जंग, फिर 1956 का सुएज बहरान, इन सब के बाद भी खित्ते में कशीदगी कम नहीं हुई थी, बल्कि बढ़ा ही थी। अच्छा, किस किस्म की कशीदगी थी? देखें, कई सतहों पर थी। एक तो फलस्तीनी पनाह गुज़ीनों का मसला था, जो 1948 के बाद से हल तलब था। लाखों फलस्तीनी उर्दू, शाम, लबनान और मिस्र में कैंपों में रह रहे थे, और जाहिर है उनकी वापसी का मुतालबा जोर पकड़ रहा होगा। यकीनन। फिर सरहद पार से फिदाइन के हमले होते थे इसराइली अहदाफ पर, जिनका इसराइल जवाब देता था, तो सरहदें मुसलसल गर्म रहती थीं। और उसके साथ साथ अरब ममालिक में, ख़ास तौर पर अवाम में, इसराइल मुखालिफ जज्बात बहुत शदीद थे। और इसी माहौल में मिस्र के सदर जमाल अब्दुल नासिर का किरदार बहुत अहम हो जाता है ना? जी बिल्कुल। नासिर इस वक्त पैन अरब नेशनलिज्म, यानी तमाम अरबों को एक कौम के तौर पर मुत्तहिद करने के नजरिए के सबसे बड़े अलंबरदार थे। वो अरब दुनिया के हीरो समझे जाते थे और उनकी ख्वाहिश थी कि वो इसराइल के खिलाफ अरबों को मुत्तहिद करें। तो ये पसे मंजर था, यानी कशीदगी, नजरियाती इख्तिलाफात और नासिर का बढ़ता हुआ किरदार। फिर अचानक क्या हुआ कि हालात जंग तक पहुंच गए। ये बड़ी तेजी से हुआ। मई 1967 में वाक़यात ने एक ड्रामाई मोड़ लिया। इसकी एक बड़ी वजह सोवियत यूनियन की तरफ से दी गई एक गलत इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी। गलत रिपोर्ट? क्या था उसमें? इस रिपोर्ट में मिस्र और शाम को बताया गया कि इजराइल शाम पर एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ये मालूमात बाद में गलत साबित हुई, लेकिन उस वक्त नासिर ने इस पर यकीन कर लिया। अच्छा, तो इस रिपोर्ट के रद्द अमल में नासिर ने क्या किया? नासिर ने फौरी तौर पर कई इक़दाम किए। उन्होंने सीनाई के सहरा में, जो इजराइल के साथ मिस्र की सरहद है, बड़ी तादाद में फौजें भेजना शुरू कर दी। फिर उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जो अमन फौज सीनाई में तैनात थी, उसे वहां से निकल जाने का हुक्म दिया। ओह, ये तो बहुत बड़ा कदम था, यानी बफर जोन खत्म कर दिया गया। जी, और उसके बाद जो कदम उठाया वो शायद सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। नासिर ने आबनाए तीरान को इजरायली जहाजरानी के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया। आबनाए तीरान, ये कहाँ है और इसकी क्या अहमियत थी? ये आबनाए मिस्र और सऊदी अरब के दरमियान बहराए अमर के दहाने पर है। इजराइल की जो बंदरगाह आलात है, उस तक पहुंचने का ये वाहिद समंदरी रास्ता था। इसको बंद करने का मतलब था इजराइल की मईशत और सप्लाई लाइन को शदीद नुकसान पहुंचाना। तो इजराइल का रद्द-ए-अमल क्या था उस पर? इजराइल ने उसे जंग का ऐलान समझा, या जिसे कानूनी जुबान में कैसस बेली कहते हैं, यानी जंग का जवाज। उनका मौक़िफ़ था कि आबनाए को बंद करना उनकी बका पर हमला है। तो अब स्टेज जंग के लिए तकरीबन तैयार हो चुका था। बिल्कुल, कशीदगी उरूज पर थी। दोनों तरफ से बयानात सख्त हो रहे थे। और फिर 5 जून 1967 की सुबह आई। 5 जून यानी जंग का पहला दिन। क्या हुआ उस दिन? इजराइल ने पहल की। उन्होंने एक इंतहाई गैर मुतवक्के, अचानक और तबाहकुन फिजाई हमला किया, जिसे ऑपरेशन फोकस का नाम दिया गया। फिजाई हमला यानी जमीनी कार्रवाई से पहले? जी हाँ, और ये जंग का फैसला कुन मोड़ साबित हुआ। इजरायली फिजाइया ने सुबह सवेरे मिस्र, उर्दन, शाम और हत्ता के इराक के एयरबेसेस पर एक साथ हमला किया। एक साथ? ये कैसे मुमकिन हुआ? और क्या अरब फिजाइया तैयार नहीं थी? यही तो कमाल था। इसराइली इंटेलिजेंस यानी मोसाद ने हैरान कुन हद तक तफसीली मालूमात इकट्ठी कर रखी थी। उन्हें मालूम था कि मिस्री तैयारे कहाँ खड़े हैं, किस वक्त पायलट नाश्ते पर होते हैं, रनवे की हालत क्या है, सब कुछ। अच्छा, इतनी तफसील? जी, और इसराइली पायलट्स ने बहुत नीची परवाज की रेडार से बचने के लिए। हाँ? वो रेडार की नजर में आए बगैर मिस्री एयरफील्ड्स तक पहुंच गए और हमला कर दिया।
पहले 3 घंटों में ही मिस्री फजाइया का तकरीबन बड़ा हिस्सा जमीन पर ही तबाह कर दिया गया। जमीन पर ही? यानी उन्हें उड़ने का मौका ही नहीं मिला? बहुत कम को मिला। और एक और अहम बात, जिस वक्त हमला हुआ मिस्री एयर डिफेंस सिस्टम को मुबैना तौर पर कुछ देर के लिए बंद किया गया था, क्योंकि मिस्र के सीनियर तरीन फौजी कमांडर फील्ड मार्शल अब्दुल हकीम आमिर सिनाई के दौरे पर थे और उनका जहाज फिजा में था। ओह, ये तो बहुत बड़ी कोताही हुई। बिल्कुल। नतीजा ये निकला कि चंद घंटों में मिस्र, उर्दू और शाम की फजाई ताकत तकरीबन खत्म हो गई। इसराइल को मुकम्मल फजाई बर्तरी हासिल हो गई। जमीनी महाजों पर तवज्जो दी गई होगी। जी, फजाई बर्तरी हासिल होते ही इसराइली जमीनी अफवाज ने 3 महाजों पर पेशकदमी शुरू की। पहला और सबसे बड़ा महाज सीनाई का था, मिस्र के खिलाफ। सीनाई में क्या हुआ? वहाँ तो मिस्री फौज की बड़ी तादाद मौजूद थी, लेकिन वो इसराइली हमले की शिद्दत और रफ्तार के लिए तैयार नहीं थी। इसराइली टैंक और बुख्तरबंद गाड़ियां मिस्री दिफाई लाइनों को तोड़ती हुई तेजी से अंदर घुस गईं। मिस्री फौज में कुछ बदहवासी फैल गई। बदहवासी क्यों? क्या क़यादत की तरफ से कोई मसला था? बिल्कुल, मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम हो गया था। फजाई हमलों की वजह से कमांड एंड कंट्रोल मुतासिर था और इसी दौरान फील्ड मार्शल आमिर ने, जो काहिरा में थे, एक इंतहाई मुतनाज़ और तबाहकुन फैसला किया। उन्होंने पूरी मिस्री फौज को सीनाई से फौरी और गैर मुनज़्ज़म तरीके से पीछे हटने का हुक्म दे दिया। पूरे सीनाई से एक साथ? जी, ये हुक्म बगैर किसी मंसूबे के दिया गया और इसने अफरा तफरी फैला दी। पसपा होती हुई मिस्री फौज, जो अब मुनज़्ज़म नहीं रही थी, सैकड़ों किलोमीटर लंबे सहराई रास्तों पर इसराइली फिजाइया और ज़मीनी दस्तों का आसान शिकार बन गई। यानी पीछे हटते हुए ज्यादा नुकसान हुआ? बहुत ज्यादा। हजारों मिस्री फौजी मारे गए, जख्मी हुए या कैदी बना लिए गए। अंदाजा है कि मिस्र का तकरीबन 80% फौजी साजो सामान या तो तबाह हो गया या इसराइली कब्जे में चला गया। चंद दिनों में इसराइली फौज नहर सुएज तक पहुंच गई और उन्होंने शर्म उल शेख पर भी कब्जा कर लिया, जिससे आबनाए तेहरान दोबारा खुल गई। ये तो सीनाई में मुकम्मल शिकस्त थी। अब आते हैं दूसरे महाज पर, यानी उर्दन, मगरबी किनारा और यरूशलेम। उर्दन जंग में कैसे शामिल हुआ? ये भी एक दिलचस्प पहलू है। शुरू में शाह हुसैन जंग में शामिल होने से हिचकिचा रहे थे, लेकिन गालिबन मिस्र की तरफ से आने वाली इब्तिदाई गलत और बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई कामयाबी की खबरों और नासिर के दबाव की वजह से उन्होंने जंग में शामिल होने का फैसला कर लिया। गलत खबरें? जी, कहा जाता है कि मिस्र ने दावा किया कि वो इसराइल को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो हकीकत के बरक्स था। शाह हुसैन ने उस पर यकीन किया और 5 जून को ही उर्दुनी तोपखाने ने मगरबी यरूशलेम और तल अबीब के करीब इसराइली इलाकों पर गोलाबारी शुरू कर दी। तो इसराइल का जवाब क्या था? इसराइल ने पूरी ताकत से जवाबी हमला किया। उनकी अफवाज मगरबी किनारे में दाखिल हो गईं और मशरकी यरूशलेम का मुहासरा कर लिया, जो उस वक्त उर्दन के कंट्रोल में था। यरूशलेम में तो शदीद लड़ाई हुई होगी। वो दोनों तरफ के लिए मुकद्दस शहर है। बहुत शदीद, खास तौर पर पुराने शहर के इर्द गिर्द और एम्यूनिशन हिल जैसी जगहों पर खूनरेज जंग हुई। उर्दुनी फौज बहादुरी से लड़ी, लेकिन वो तादाद और असलहे में कम थे। इसराइली फजाइया का भी मुकम्मल कंट्रोल था। और नतीजा क्या निकला? 7 जून को, यानी जंग के तीसरे दिन, इसराइली पैराट्रूपर्स लड़ते हुए पुराने शहर में दाखिल हो गए और मगरबी दीवार तक पहुंच गए। ये एक इंतहाई अलामती मोमेंटम था, जिसे दुनिया भर में दिखाया गया। इसके साथ ही पूरे मगरबी किनारे पर भी इसराइली कब्जा मुकम्मल हो गया। उर्दन की फौज को भी भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। तो मिस्र गया, उर्दन गया, अब तीसरा महाज शाम और गोलान की पहाड़ियां, वहां क्या सूरत हाल थी? शाम का महाज निस्बतन आखिर में, यानी 9 जून को जंग के 5वें दिन पूरी तरह गर्म हुआ। गोलान की पहाड़ियां शाम के लिए एक बहुत मजबूत दिफाई पोजीशन थी। ऊंचाई, खड़ी चट्टानें, मजबूत मोर्चे, वहां से वो नीचे इसराइली आबादियों पर गोलाबारी करते रहते थे। तो वहां तो इसराइल के लिए मुश्किल पेश आई होगी। शुरू में आई। शामी दिफा मजबूत था, लेकिन यहाँ भी चंद मसाइल थे। शाम में जंग से कुछ अरसा पहले ही एक फौजी बगावत हुई थी, जिसकी वजह से शामी फौज की क़यादत में कुछ कमजोरी और अदम इस्तेहकाम था। दूसरे, फजाई मदद तो उनके पास थी नहीं, वो पहले ही तबाह हो चुकी थी। फिर इजरायली फौज ने क्या हिकमत अमली अपनाई? इजरायली फजाइया ने पहले शामी मोर्चों पर शदीद बमबारी की ताकि दिफा को कमजोर किया जा सके। फिर जमीनी फौज ने इंजीनियर्स की मदद से रास्ते बनाते हुए ऊपर चढ़ाई शुरू की। लड़ाई बहुत शदीद थी, लेकिन बिलाखिर इजरायली फौज शामी दिफा को तोड़ने में कामयाब हो गई।
کیا شامی فوج میں بھی مصری فوج جیسی کوئی افراتفری پھیلی؟ کچھ اطلاعات ایسی ہیں کہ شامی کمانڈ میں بھی رابطوں کا فقدان تھا اور غلط خبریں پھیل گئیں۔ مثال کے طور پر قنیطرہ شہر جو گولان کا اہم شہر ہے، اس کے گرنے کی خبر وقت سے پہلے ہی نشر ہو گئی، جس سے شامی فوجیوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ 10 جون تک اسرائیلی فوج نے گولان کی بیشتر اہم بلندیوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ اور پھر 10 جون کو جنگ بندی ہو گئی؟ جی، 10 جون کی شام کو اقوام متحدہ کی کوششوں سے جنگ بندی ہو گئی، 6 دن کی لڑائی کے بعد۔ تو اگر ہم اب ان 6 دنوں کا اور اس تیز رفتار اسرائیلی فتح کا خلاصہ کریں تو اس کی بنیادی وجوہات کیا نظر آتی ہیں؟ آپ نے کچھ کا ذکر کیا، جیسے فضائی حملہ، انٹیلیجنس۔ جی، میرے خیال میں کئی عوامل تھے۔ سب سے اہم تو بلا شبہ وہ پہلا کامیاب پیشگی فضائی حملہ تھا جس نے عرب فضائی طاقت کو مفلوج کر دیا۔ اس نے جنگ کا نقشہ شروع میں ہی بدل دیا۔ صحیح۔ دوسرا، جیسا ہم نے بات کی، اسرائیلی انٹیلیجنس کی برتری۔ ان کے پاس دشمن کے بارے میں بہت تفصیلی اور درست معلومات تھیں۔ تیسرا، عرب افواج خاص طور پر مصر اور شام کی قیادت میں سنگین وسائل تھے۔ رابطہ کاری کا فقدان، ناقص منصوبہ بندی، متضاد احکامات اور شاید سیاسی قیادت کی فوجی معاملات میں غیر ضروری مداخلت بھی۔ اور اس کے مقابلے میں اسرائیلی فوج؟ اس کے مقابلے میں اسرائیلی فوج بہتر تربیت یافتہ تھی۔ ان کے پاس جدید جنگی حکمت عملی تھی، ان کی منصوبہ بندی بہت مؤثر تھی، اور سب سے بڑھ کر ان کی بری، بحری اور فضائی افواج کے درمیان بہترین ہم آہنگی، کوارڈینیشن تھی۔ ان کا مورال بھی بہت بلند تھا۔ تو یہ صرف ٹیکنالوجی یا ہتھیاروں کا فرق نہیں تھا، بلکہ ٹریننگ، قیادت اور حکمت عملی کا فرق زیادہ نمایاں تھا۔ بالکل، ٹیکنالوجی اہم تھی، لیکن یہ عوامل شاید زیادہ فیصلہ کن ثابت ہوئے۔ جنگ تو 6 دن میں ختم ہو گئی، لیکن اس کے اثرات تو دہائیوں تک بلکہ آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ جنگ کے فوری نتائج کیا تھے؟ فوری نتائج بہت بڑے تھے۔ سب سے بڑا نتیجہ تو علاقائی تبدیلی تھی۔ اسرائیل کا رقبہ جنگ سے پہلے کے مقابلے میں 3 گنا سے زیادہ بڑھ گیا۔ مصر سے پورا جزیرہ نمایاں سینائی اور غزہ کی پٹی چھن گئی۔ سینائی تو بعد میں واپس مل گیا تھا کیمپ ڈیوڈ معاہدے کے تحت۔ جی ہاں، سینائی مصر کو 1979 کے امن معاہدے کے بعد مراحل میں واپس مل گیا، لیکن غزہ پر قبضہ برقرار رہا، جو اب فلسطینی اتھارٹی کے پاس ہے، مگر اس کی ناکہ بندی ہے۔ اردن سے پورا مغربی کنارہ بشمول مشرقی یروشلم چھن گیا۔ اور مغربی کنارہ اور مشرقی یروشلم آج تک اسرائیل کے قبضے میں ہے، اگرچہ بین الاقوامی طور پر اسے تسلیم نہیں کیا جاتا۔ درست۔ اور شام سے اسٹریٹجک اہمیت کی حامل گولان کی پہاڑیاں چھین گئیں، جن پر اسرائیل نے بعد میں قبضہ بھی جما لیا، جسے عالمی برادری تسلیم نہیں کرتی۔ یہ تو علاقائی تبدیلیاں تھیں، انسانی قیمت کیا کی اس جنگ کی؟ ہوئے یا پناہ گزین بنے، اور لاکھوں فلسطینی جو وہیں رہے وہ اسرائیلی فوجی قبضے کے تحت آ گئے۔ عرب دنیا میں اس جنگ کو کیا نام دیا گیا؟ ظاہر ہے ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا صدمہ ہوگا۔ عرب دنیا میں اسے النقصہ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے سیٹ بیک یا شکست۔ یہ عرب قوم پرستی اور ناصر کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ اس نے عرب دنیا میں شدید مایوسی اور خود احتسابی کی لہر پیدا کی۔ اور اس جنگ نے خطے میں طاقت کے توازن پر کیا اثر ڈالا؟ اس نے طاقت کا توازن یکسر اسرائیل کے حق میں بدل دیا۔ اسرائیل ایک غالب علاقائی فوجی قوت کے طور پر ابھرا۔ اس جنگ نے عرب اسرائیل تنازع کو ایک نئی اور زیادہ پیچیدہ شکل دے دی، خاص طور پر مقبوضہ علاقوں کے مسئلے کی وجہ سے۔ زمین برائے امن کا فارمولہ اسی جنگ کے بعد سامنے آیا۔ تو 1967 کی جنگ نے دراصل ان مسائل کی بنیاد رکھی جن سے آج بھی مشرقی وسطی نمٹ رہا ہے، خاص طور پر فلسطینیوں کا مسئلہ اور مقبوضہ علاقوں کا سوال۔ بلا شبہ مغربی کنارے اور غزہ پر قبضہ، یروشلم کی حیثیت، فلسطینی پناہ گزین، گولان کی پہاڑیاں، یہ سب مسائل براہ راست 1967 کی جنگ سے جڑے ہوئے ہیں اور آج تک حل طلب ہیں۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ تاریخ کے صرف 6 دن، ایک ہفتے سے بھی کم وقت، آنے والی نصف صدی سے زیادہ عرصے پر کیسے اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اس جنگ نے نہ صرف نقشے بدلے بلکہ لاکھوں لوگوں کی زندگیاں، ان کی تقدیریں بدل دیں۔ جی ہاں،
یہ تاریخ کے ان واقعات میں سے ہے جن کے اثرات بہت گہرے اور دیر پا ہوتے ہیں۔ ایک آخری سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ کیا اس قدر فیصلہ کن فوجی فتح جو اسرائیل نے حاصل کی، کیا اس نے کسی طرح طویل مدتی امن کی راہ ہموار کی، یا اس نے نفرتوں اور تنازعات کو مزید گہرا کر کے مستقبل کی جنگوں کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں نئے بیج بو دیے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر شاید تاریخ دان اور تجزیہ کار آج بھی بحث کرتے ہیں۔ بالکل، یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور اس کا کوئی آسان جواب نہیں۔ ایک طرف تو اس جنگ کے بعد کچھ امن معاہدے ہوئے جیسے مصر اور اردن کے ساتھ، لیکن دوسری طرف قبضے نے اور فلسطینی مسئلے نے تنازع کو مزید پیچیدہ کر دیا اور نئی مزاحمتی تحریکوں کو جنم دیا۔ تو شاید دونوں باتیں کسی حد تک درست ہیں۔ بہت شکریہ، یہ ایک بہت معلوماتی گفتگو تھی۔ ہم نے 1967 کی جنگ کے پس منظر، واقعات اور اس کے دور رس اثرات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ شکریہ۔